हे गाइस, हाउ आर यू? वापस से मिल रहे हैं 2 हफ्ते बाद और हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक वापस से आ गया बिकॉज यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि आई फेल इल, आई कुडंट रिकॉर्ड फॉर 1 वीक, बट आई एम बैक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नाउ your boards are just on the verge of finishing, or it has already finished for some of you. Plus also another important thing is that entrance, the most important thing is कि अब entrance एकदम सर पे आ गया है, सारे पेपर एकदम सर पे हैं. तो इसलिए सीधा मुद्दे की बात, सीधा टॉपिक की बात. और उसके साथ एक चीज़ बस याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर प्लीज़ खोल लो. नहीं खोला है तो आज का न्यूज़पेपर खोल लो, आज का न्यूज़ चला के देख लो, और आज से आदत डाल लो रोज़ न्यूज़ देखने की, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की. ठीक है? तो because time is absolutely crucial, no wasting time, let's just immediately jump to the topic. And before I proceed, simple ask कि कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में प्लीज़ डाल दो, पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा. काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ, कमेंट्स आपके नहीं आ रहे. समझ सकता हूँ कि ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सो यू गाइज वरंट गेटिंग इनफ टाइम. बट नाउ इट इज़ द टाइम. प्लीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पुराने वीडियोज़ देखना चालू कर दो, और टाइम रहते रहते कमेंट्स डालो ताकि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं. ओके, चलिए, नो मोर टाइम टू वेस्ट. काफ़ी सारे 2 हफ्ते में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं आप लोगों के लिए. सो लेट मी क्विकली जंप इनटू देम एंड वॉक यू थ्रू देम कि क्या क्या हुआ इन द लास्ट 2 weeks. सो फर्स्ट, Apple discontinued something called the iPod. iPod, I'm sure all of you guys would know, Apple has a classic product called the iPhone, right? And ये तो कुछ नहीं है जानने के लिए, ये आप सबको पता है कि एप्पल का जो फ़ोन है उसे आईफोन बोला जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आईफोन का जो ओरिजिन था उससे पहले एक म्यूज़िक प्लेयर आता था एप्पल का जिसका नाम था आईपॉड. और जब आईपॉड टच बना तो उससे विच इवॉल्व इनटू अ फ़ोन, एंड उसने एप्पल ने उसको एक फ़ोन का शेप दिया जिससे पहला आईफोन बना. आईपॉड पतला सा होता था, आईपॉड टच. आईफोन मोटा होता था, ऑब्वियसली उसमें सारे सेल्यूलर इक्विपमेंट डाले गए इसलिए वो मोटा हो गया. बैटरी लाइफ उसको ज़्यादा चाहिए थी, प्लस उसे और भी इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट करना था. सो हेंस that simple iPod classic, iPod touch went on to become iPhone. एंड 20 साल 21 साल ये प्रोडक्ट चला एप्पल का, और उसके बाद एप्पल ने फाइनली बोला कि अब हम इसको बंद कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज फ़ोन इज़ इन एवरी वंस पॉकेट नाउ. एंड इट हैज़ द सेम कैपेबिलिटीज़, इन फैक्ट फार फार मोर कैपेबल देन वॉट द आईपॉड वॉज. अब इसके बाद देखना है कि विल एप्पल लॉन्च एनी अदर आइकॉनिक प्रोडक्ट. पिछले कुछ टाइम से तो लॉन्च नहीं किया है. लास्ट उनका लॉन्च था एयर टैग्स, बट वो इट इज़ वेरी प्राइसी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड हाउ मेनी पीपल आर रियली इन दैट एप्पल इकोसिस्टम इवन टुडे इन इंडिया? नॉट मैनी. सो इसलिए उसका एयर टैग का भी पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया में, दो इट इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट. सो वन आइकॉनिक प्रोडक्ट, वी आर सेइंग बाय बाय टू द आईपॉड, एंड दैट्स द फर्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट, नेक्स्ट इन लाइन इज़ कि ये मेरे को आपको एक टॉपिक, एक वर्ड के हिसाब से बताना है कि स्टार लाइनर. सो बोइंग, विच इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स एयरक्राफ्ट्स, राइट? व्हेन वी टेक अ फ्लाइट वी टिपिकली फ्लाई एयरबस प्लेन और अ बोइंग प्लेन. बट बोइंग ऑल्सो एंटर्ड द स्पेस रेस, एंड स्पेस एक्स के साथ, विच वॉज स्पेस एक्स विच typically became the first private company to send people to space in a privately owned rocket. सो बोइंग ऑल्सो एंटर्ड द रेस. इसके अलावा अमेजॉन भी ये चीज़ अचीव कर चुका है, एंड नाउ बोइंग एंटरिंग द रेस. बोइंग हैज़ सेंट its Starlink space vehicle to dock with the International Space Station. और this was a very successful instance जिसमें बोइंग पहली बारी डॉक कर पाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से. सो दे वर सक्सेसफुल, एंड विद दिस बोइंग ऑल्सो बिकम्स अनदर ऑपरेटर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड स्पेस व्हीकल्स जो लोगों को अर्थ से स्पेस में लेके जाएगा. तो स्पेस एक्स की जो मोनोपली थी वो ख़त्म हो गई. ब्लू ओरिजिन इससे पहले लेके जा रहा है. ब्लू ओरिजिन इज़ लार्जली ओन्ड बाय जेफ बीजोस, विच इज़ हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अमेजॉन. So Blue Origin is right now focusing on more on logistics, not on people. SpaceX is focusing on people, taking people to space, and with inclusion of Boeing in this race, अब SpaceX को भी competition मिल गया, and there is one more private company which will be sending people to space apart from SpaceX. Virgin Galactic ने भेजा था, but वो अभी question mark हो गया है कि did they really take people to space, or was it a gimmick? So that is to be, that's for experts to answer. We are no experts. That I'm just telling you that it is a question mark that's been put on Virgin Galactic. So until then, until that piece is sorted, Boeing right now is the second one, right?
थर्ड थिंग, आरबीआई ने अनाउंस किया है कैशलेस एटीएम। कैशलेस एटीएम में इट इज़ being introduced to increase the safety and security of transactions even further. So as per RBI इससे ट्रांजैक्शन और सिक्योर हो जाएंगे, आपको कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी कैसे होगी। अभी भी आप काफ़ी सारे एटीएम्स में जाओगे तो ऑलरेडी वो ऑप्शन देता है कार्डलेस ट्रांजैक्शन। अभी एटलीस्ट ऑनेस्टली आई हैव नेवर ट्राइड इट. इफ एनी वन ऑफ यू गाइज हैव ट्राइड अ कैशलेस ट्रांजैक्शन एट एनी ऑफ द एटीएम्स, यू गाइज वुड नो बेटर. I honestly do not know how does it work, but the news article is that RBI is pushing extensively for it. So it will become cardless cash withdrawal system, that it will be called, and RBI is wanting to call it interoperable cardless cash withdrawal, ताकि आप multiple ATMs में जाके cardless cash withdrawal कर सको. How it will work, will we start getting some kind of virtual card? So it is we are yet to see this functionality evolve into a larger scale. But if it so happens, then it will be so amazing that एक और ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. If I need money, I can just walk into any of the ATMs. I'm sure there would be some security mechanism built in. There would be some PIN or some combination which we will have to enter, or there would be some OTP on the phone which needs to be entered. So with that, interoperability, cardless cash withdrawal will become a reality across ATMs in India, and RBI is pushing strongly for it. ओके, बहुत जल्दी में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. और रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये तो आप सबको पता है. रशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूक्रेन. 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वॉर चलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. ग्लोबल इकॉनमी इज़ इन डॉलड्रम्स बिकॉज ऑफ दिस वॉर. और इसके बाद और ये सब शुरुआत हुई जब यूक्रेन ने बोला वी वांट टू जॉइन नाटो, एंड उसके बाद थिंग्स हैवंट रियली सेटल डाउन, एंड फिनलैंड became another country which said we are planning to join NATO. और फिनलैंड तो छोड़ो, अभी स्वीडन ने, जो उसका पड़ोसी है फिनलैंड का, उसने भी बोल दिया वी वांट टू जॉइन नाटो. अब फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन कर लेंगे, तो रशिया ने बोला था कि अगर तुम दोनों ने ज्वाइन किया तो आई एम गोइंग टू सेंड हेवी मिलिट्री टूवर्ड्स द फिनलैंड स्वीडन बॉर्डर ऑल्सो. एंड will Russia declare a war? Hopefully no, and should not, because already it has done enough damage, not only to the global economy but to the Russian economy as well, and definitely a lot of physical damage, a lot of economic damage to Ukraine. So hopefully this has to come to a very quick end and should not be prolonged any further. The war has to come to an end and come to end with some good conclusion. ऐसा ना हो कि उसके बाद economically world is in hanging in limbo. तो वो जल्दी ख़त्म होने की ज़रूरत है. एंड आई डोंट नो, दीज आर जस्ट पॉलिटिकल डिसीजंस, राइट? जॉइनिंग नाटो और नॉट जॉइनिंग नाटो, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा? ये होगा कि हाँ, फिनलैंड एंड स्वीडन विल गेट द मिलिट्री सपोर्ट ऑफ ऑल द अदर यूरोपियन कंट्रीज, द नाटो कंट्रीज. बट what will be the economic repercussions, what will be the military repercussions, we don't know. We are yet to see that. So अभी तो ज्वाइन करने के लिए उन्होंने पहल की है, जब एक्चुअल में ज्वाइन कर लेंगे तब क्या होगा, तब की देखी जाएगी. ओके जी. और इसके साथ 11 मई से इन दिस मंथ गूगल ने कॉल रिकॉर्डिंग के जितने ऐप्स थे प्ले स्टोर में सारे बंद कर दिए हैं, सारे हटा दिए हैं. सो यू कैन नॉट legally download any app which supports recording of phone calls. This is a privacy feature. Google is anyways very strongly strong proponent of data privacy. तो गूगल ने बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कोई जितने भी ऐप्स थे आप जब अलग से डालते थे वो नहीं काम करेंगे. हाँ, आपके डिवाइस में इनबिल्ट कोई है तो वो तो डिवाइस की पॉलिसी है, वो काम करेगी. बट अगर आप बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ डालते थे, downloading anything from the Google Play Store, so they would stop working from now onwards, purely from a data privacy perspective. Okay, और सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस साल हुई है और हिस्ट्री में हुई है, इंडिया की इंडियन बैडमिंटन टीम ने पहली बारी थॉमस कप जीता है. एंड वी डिफीटेड बिगीज लाइक इंडोनेशिया. Indonesian badminton team is one of the best in the world. They are 14-time champions. Yet Indian team defeated them 3-0 in the finals to win the Thomas Cup title. And this is an amazing achievement of the Indian badminton team. इससे पहले already on the women's side, Indian badminton team is known. The names of the very famous Indian badminton female players is known worldwide.
But in this case, Indian men's team created history also by winning the Thomas Cup for the very very first time. So अगर कभी आपको गलती से क्वेश्चन आ जाए कि किस साल में इंडिया ने पहली बारी थॉमस कप जीता इन बैडमिंटन, तो इट इज़ इन ईयर 2022. और इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन दैट थॉमस कप इज़ लिंक टू विच स्पोर्ट, इट इज़ लिंक टू बैडमिंटन. ओके, एंड दैट्स वन अमेजिंग थिंग दैट हैपेंड दिस मंथ. ओके, इसके अलावा अदानी, विच इज़ ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट अदानी, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है व्हाट अदानी इज़ एंड व्हाट दे डू. So Adani has gotten into the business of healthcare also. So Gautam Adani, who owns the company Adani Enterprises, his company has started something called Adani Health Ventures, जो कि 17th मई को कंपनी रजिस्टर हो चुकी है. और आप धीरे धीरे आप देखोगे दे विल गेट इनटू थिंग्स लाइक क्लिनिक्स, इनटू हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इनटू डायग्नोस्टिक्स. So healthcare is a big business. India has a huge population. India has huge need for healthcare and quality healthcare. So as a result of it, his company took the dive, and now we will see a huge proliferation of Adani Health Ventures and Adani labeled, Adani branded healthcare services across the country. Cool. बहुत सारे हैं टॉपिक कवर करने को. और अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करें, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर डेफिनेटली अ वे टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, राइट, टूवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी. आप पेट्रोल डीजल कंज्यूम नहीं कर रहे, यू आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्नॉक्शियस गैसेज व्हेन यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल. बट द चैलेंज विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल टुडे इज़ दैट 70% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन थर्मल पावर. तो इसमें यह होता है कि हाँ, आप व्हीकल तो ग्रीन चला रहे हो, आप व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे हो, बट जो पावर सप्लाई हो रही है वो कहीं पीछे थर्मल पावर प्लांट से पावर आ रहा है जिसमें कोल बर्न हो रहा है और हम पोल्यूशन ही कर रहे हैं. तो आप वो ग्रीन व्हीकल चला के कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं ला रहे हो. बट a company in India which is based out of Kerala really brought about that change जब उन्होंने पहली बारी biogas powered, they created ran EV chargers by powering it through biogas. So biogas is running the generator which is in turn creating electricity for the EV chargers. So it is as simple as there is zero fossil fuel being burnt, and जो गैस जो बर्न भी हो रहा है, दैट इज़ गैस विच ऑब्वियसली डजेंट create any obnoxious fumes thereafter post burning. It gets burnt fully. So biofuel से the generators are being powered, and which is then creating electricity. So zero dependence on any kind of fossil fuel for generating electricity in this case. And eventually the EV vehicles which are running on charging at these EV chargers are using pure green energy. So or very minimal carbon emissions coming from these this particular setup. ये बॉम्बे में पहली बार ट्राई किया गया एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने इसको सपोर्ट किया, एंड जिस कंपनी ने इसको लगाया है उसका नाम है एरोकेयर क्लीन एनर्जी, विच इज़ द कंपनी विच हैज़ इंस्टॉल्ड दीज चार्जर्स. कूल. बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं यार. I'm under a lot of stress to finish it quickly, keep the video short and finish all these topics for you. ओके. और रशिया यूक्रेन क्राइसिस, आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं. बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं कि रशिया पे इन्वेस्ट नहीं करना, रशिया में पैसे नहीं लगाने, रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना. सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन. इंडिया भी इसका पार्ट है. इंडिया को भी बोला गया है बहुत स्ट्रिक्टली, ध्यान रहे, खबरदार, आप रशिया से ट्रेड नहीं करोगे, अदरवाइज विल पुट सैंक्शंस ऑन यू. But then on the contrary, some Indian companies are going ahead and trading with Russia. ONGC is one of them. ONGC is Oil and Natural Gas Corporation. ONGC ने सीधा सीधा बोला है कि देखो ठीक है, ना वॉर हमेशा के लिए रहेगा, ना सैंक्शंस हमेशा के लिए रहेंगे, बट हमें इंडिया की एनर्जी नीड्स का ध्यान रखना है एंड वी हैव टू इन्वेस्ट. सो वी आर गोइंग अहेड एंड इन्वेस्टिंग. सो इंडियन कंपनी ONGC इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड एंड प्रोक्योर बाय मोर ऑयल फील्ड्स इन रशिया, ताकि हम फ्यूचर में वहाँ से ऑयल निकाल सकें और इंडिया में भेज सकें इंडियन नीड्स के लिए. बट विद अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, ना वॉर हमेशा चलेगा, ना सैंक्शंस हमेशा रहेंगे, बट हमें अपने देश का ध्यान रखना है, तो उसके लिए हमें जो करना है हमें करना पड़ेगा. वर्ल्ड सैंक्शंस लगाता रहे, वी हैव टू माइंड आवर ओन बिजनेस. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. हुकी.
और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपने सुनी होगी, सेडिशन लॉ आज़ादी के आसपास बना था, आज़ादी से पहले बना था। फिर न्यूज़ में मैं देख रहा था, उसमें ये बोला गया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला बोला था कि इस लॉ को बहुत जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर अभी हाल फिलहाल ये कोर्ट में चैलेंज किया गया और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं इस लॉ को क्या करना चाहिए। एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू सुप्रीम कोर्ट केम आउट एंड सेड वी आर पुटिंग अ स्टे ऑन द सेडिशन लॉ। आप इस लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। सो विद अस पुटिंग अ स्टे ऑन दिस लॉ, इट बिकम्स any cases linked to this become null and void. There is no conversation happening around the sedition law. ना ये किसी पे इम्प्लाई किया जाएगा, ना कोई प्रोसिक्यूशन होगी अंडर दिस लॉ। एंड इट वॉज अ सरप्राइज, राइट, बिकॉज जो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी और we don't know, we really do not know the legalities of it. Was it like used properly? Was it being misused? But a lot of journalists were put behind the bars using this law because it said that you are saying things which is anti-India and which will, affect the communal harmony of this country. So a lot of people who were trying to say things around topics which government thought is going to affect the harmony of the country, उन पे ये लॉ लगता था एंड दे वर पुट बिहाइंड बार्स। सो सुप्रीम कोर्ट सेड नो, वी पुट अ स्टे ऑन इट, आपको अब जो करना है कीजिए। सो ये सरप्राइज़ है। अब देखना है इसके आगे क्या होता है। अभी तो स्टे लगा हुआ है, अब ये लॉ कैसे, हाउ इट विल गेट रिपील्ड। काफ़ी कंट्रीज़ हटा चुकी हैं। ब्रिटिश लॉ था, ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे इंडिया को गवर्न करने के लिए। इंडिया से उन्होंने ये लॉ नहीं हटाया व्हेन दे वेंट, एंड इंडिया में ये रहता चला गया। Useful at one point in time, definitely not useful. Britishers brought it for their own benefit, own personal agenda, and it stayed, and now it is used, misused. So yeah, eventually Supreme Court said ना, बहुत हुआ, अब नहीं। सही है, चलिए, आधा आधा लगभग कवर कर चुके हैं। Artificial intelligence is something which is such a buzzword in today's world. It is like machine learning, artificial intelligence, data science, so much of it. और अगर इसकी हम बात करें इन चीज़ों की, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आप स्क्रीन पे जो न्यूज़ देख रहे हो, that also is, I use a data science software to collate these news articles and present it to you. So yes, that's part of my day-to-day job. I am not a data scientist, I'm a business manager, but yes, it is important to know certain things and use them in your day-to-day business world, also in your work life also. So I know something, I use it, and hence there is artificial intelligence which is part of the same ecosystem, and it has made such strong roots in our daily lives. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, देर इज़ सो मच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आर फोन्स, द कैमराज विच ब्यूटिफाई आर फेस, और द हेडफोन्स which creates additional voice clarity, our kettles, televisions, microwaves, laptops, they are all using artificial intelligence to such great level. And now cars also, right? At least companies like MG are talking heavily and extensively about artificial intelligence being used in their vehicles. उनके ad में भी आता है। तो मारुति सुजुकी वो कैसे पीछे रह सकती थी? Almost half the market share of automobiles of four-wheelers in this country is dominated by Maruti Suzuki. तो वो ज़्यादा पीछे कैसे रहे? So Maruti Suzuki is acquiring 12% stake in a company called Sociograph Solutions, जिसमें कि जिससे वो यूज़ करेंगे for their sales, right? To better understand sales and to improve their sales penetration across the market. So hence Maruti Suzuki has invested in this AI company, Sociograph Solutions. ओके जी, और एक बहुत अच्छी चीज़ विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, एंड आई रियली रिकमेंड दैट यू गाइज मस्ट यूज़ इट, इज़ द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, जो कि नीति आयोग ने पब्लिक किया है। इसका बीटा ट्रायल काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट अब नीति आयोग ने NDAP नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लाइव कर दिया। दिस हैज़ डेटाबेस, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेसेस, दिस हैज़ पब्लिकली अवेलेबल एनालिटिक्स टूल्स। प्लीज़ जब कॉलेज जाओ तो अब फर्जी नकली प्रोजेक्ट मत बनाना, कहीं यहाँ वहाँ से टेप के टीपा टापी करके असाइनमेंट सबमिट मत करना। प्लीज़ अपने आप से कोशिश करो, यू विल लर्न अ लॉट।
मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, हम आज भी बैठ के सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, प्राइमरी रिसर्च करते हैं, अपार्ट फ्रॉम माई डेली वर्क, ऑफिस लाइफ एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई नीड टू बी इन्वॉल्व इन, आई स्टिल स्टडी एंड आई स्टिल डू रिसर्च. इट हेल्प्स सो मच और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो सोचो मैं कितने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मेरे को दुनिया के बारे में कितना कुछ जानने सीखने को मिलता है. एंड आई एम रियली रिकमेंडिंग, प्लीज़ गो एंड ओपन NDAP, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. गूगल सर्च करो, देखो, और फिर जब कॉलेज के असाइनमेंट्स मिले तो यहाँ से डेटा पिक करो और उसको एनालाइज करके प्रेजेंट करो. यू विल रियली रियली लर्न अ लॉट. ओके, तो मेरा पर्पस तो इस न्यूज़ आर्टिकल से ये था कि आपको NDAP के बारे में के लॉन्च के बारे में बताना, बट ये भी पर्पस है बहुत ज़रूरी है आप लोगों को मोटिवेट करना कि जाके आप लोग यूज़ करना चालू करें. ठीक है, तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ गो एंड ओपन द प्लेटफॉर्म, ओपन द साइट एंड स्टार्ट यूजिंग इट इन योर कॉलेज असाइनमेंट्स. मिडवे डन. और इसके साथ नीति आयोग ने ड्रोन स्टूडियो भी लॉन्च कर दिया है. तो नीति आयोग इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव बॉडी नाउ. इफ़ यू रियलाइज, नीति आयोग हमारी पॉलिसी बॉडी है, और अगर आप फुल कोर्स में एनरोल्ड हैं ऑलरेडी तो उसमें यू वुड हियर मी टॉकिंग अबाउट नीति आयोग एंड हाउ इट वाज सेट अप. सो नीति आयोग, policies after policies they are bringing about, and these are progressive policies. All these are designed to develop India, to make India a developed country. So Niti Aayog is a policy formulation body of the government. So they have also created the drone studio, experience studio on drones. So here people can go, people can understand what is drone technology, do they really want to implement drone technology, what are the improvements, what are the new technologies, which companies are participating, who can they partner with, what government grant solutions, policies are available around drones. So all this is simply designed to improve the penetration of drones in the Indian economy. चलो, और इसके साथ फिल्म मेकर पूजा भट्ट, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू गेट समथिंग कॉल्ड कंपैशनेट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अवार्ड. सो इंडिया में शी इज़ द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर टू गेट दिस अवार्ड फ्रॉम पीटा. And the whole idea of this award is that she would not use cast any animals in her movies. So whenever she'll produce a movie, she'll go for CGI, computer graphics, so to replace the animal and to create the effect of animals. But no animal will be used, no physical animal would be used in the production of her movies. And simple है यार, animals, we know we are doing it for our entertainment. Animals are not doing it for their entertainment, and they are being forced to entertain us. So if they do not want to entertain us, they are not they do not understand what movies are, we really shouldn't force them. It's forced employment, right? हमें नहीं पसंद तो why do we force anybody else to do forced employment? So I don't know, I'm not getting into the concept of domesticated animals right now and what we make them do. That sounds weird, and that's such a complex conversation. But apart from that, what we can talk about and where we can limit the conversation to, that is movies. So yes, she's become the first director to say, I will not cast anytime animal is required, we'll use computer graphics to replace them. चले जी, और इसके साथ इंडियन रेलवेज़ ने 100 स्टेशन में वाईफाई सर्विसेज लॉन्च कर दिए हैं. बट इस बार आपको अगर ध्यान हो, आपने कभी पुरानी न्यूज़ देखी हो, तो पहले रेलटेल वाज वर्किंग विद गूगल वाज ऑफरिंग इंटरनेट अक्रॉस रेलवे स्टेशन इन इंडिया फॉर फ्री. I don't know what happened, but this tie-up broke down, and then Railtel said कि हम खुद ही इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, गूगल को प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Surprising था. I don't know what, I honestly do not know why it happened, but it so happened. And then thereafter, Railtel has been working hard to expand the Wi-Fi network across railway stations across the country. But इस project का जो नाम है वो नाम change हो गया, अब उसका नाम हो गया PM Vani. So PM Vani really stands for Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. So the full form of PM Vani is Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. That is PM Vani. And बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं हुआ, बट हाँ, स्टेशंस को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है. एंड
A1 category में 71 stations got got Wi-Fi access, and 29 stations from other categories, which means that if you go to stations like New Delhi railway station or Hazrat Nizamuddin station, you should have access to free Wi-Fi at these stations. Very useful because people in transit, you really need to know when the train's coming. You might be wanting to book other things. You won't be wanting to download something to keep yourself entertained during your journey. So access to information is primary, and there are a lot of European countries wherein access to internet is a human right. So हमारी country में अभी भी नहीं है, but we are getting there, and very soon, if you really want to be a digital economy, a paperless economy, then access to internet is imperative. उसके बिना हो ही नहीं सकता. And the first paperless economy in the world, if you guys recall, we did it in one of the news articles, is Dubai. पूरी एमिरात ही पेपरलेस हो चुकी है, तो सब कुछ इंटरनेट पे ही मिलेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट. ओके जी. और इंडिया में एक और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड रामगढ़ विषधारी. सो रामगढ़ विषधारी इज़ अ सेंचुरी जिसको एक और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया. इसका रीज़न ये था कि रणथंभौर में जो टाइगर्स थे और एक और रिज़र्व है उसके पास मुकुंदरा, तो इसके बीच में टाइगर्स वर ट्रैवलिंग, दे वर मूविंग फ्रॉम रणथंभौर टू मुकुंदरा टू एंड फ्रो. तो अब बीच का जो एरिया था दैट वाज नॉट अ रिजर्व, दैट वाज नॉट अ टाइगर रिजर्व, एंड द रिस्क वाज कि अगर वो रिजर्व नहीं है वहाँ पे पोचिंग हो सकती है, देयर इज़ ह्यूमन एक्टिविटी ओवर देयर. तो उसको बंद करने के लिए इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग एरिया है रामगढ़ विषधारी, वहाँ जो जंगल है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, विच देन ऑफर्स a free passage to tigers between these zones. So it's a good news, it's a good important news because tigers are terribly endangered, and even today they are being poached. So we don't need a time that like the Indian cheetah, the Indian tiger also disappears. So they really need protection, and somehow it has also been found out that tigers in captivity do not live so well as they do in the wild, बिकॉज कैप्टिविटी में उन्हें अजीब अजीब बीमारियाँ हो जाती हैं, एंड दे आर वाइल्ड एनिमल्स. तो जब वाइल्ड में रहते हैं तो दे स्टे मच बेटर, मच हेल्दियर. तो इसलिए इंडिया का पूरा फोकस है उन्हें वाइल्ड में रख के हेल्दी रखने का, रादर देन पिंजरे में डाल के बीमार हो जाए एंड दे एंडिंग इन देयर डिमाइस. सो दैट्स व्हाट द होल इनिशिएटिव इज़, एंड इंडिया स्पेंड्स crores in project in saving tigers. Okay, apart from that, more on the Russia-Ukraine crisis. ये तो सबसे मज़ेदार है. Companies are being forced to exit Russian business. आज सुबह भी मैं देख रहा था कि पहले मैकडोनल्ड्स एग्ज़िट कर गया है, अब स्टारबक्स भी एग्ज़िट कर गया है रशिया से. एंड नाउ रेनो का प्लांट था, आफ्टोवाज करके एक कंपनी थी ऑटोमेकर रशिया में, जो कि रशियन गवर्नमेंट और रेनो का जॉइंट वेंचर था आफ्टोवाज. उसको रेनो ने रशियन गवर्नमेंट को बेच दिया है फॉर 1 रूबल. इट इज़ अ सिम्बॉलिक सेल. The whole idea is, the part of the contract is that with this Renault can come back to Russia anytime and start using the plant again. So it's just symbolic कि हाँ हमने कमर्शियली उसको बेच दिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली they do not want to leave the country and Russia doesn't want to leave Renault. So hence, okay, लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है कोई बात नहीं यार, फ्रेंडशिप कंटिन्यूज. आप 1 रूबल में हमें बेच दीजिए, वी एक्सेप्ट कि आपने बेच दिया. एंड रशिया विल यूज़ दिस प्लांट टू ब्रिंग बैक ओल्ड ब्रांड ऑफ देयर, सोवियत ब्रांड कॉल्ड मुस्कोविच. सो दे विल री इनिशिएट द ओल्ड मुस्कोविच कार ब्रांड इन दिस प्लांट. एंड उसके बाद जब सैंक्शंस ख़त्म हो जाए तो रेनो हैज़ द फ्रीडम टू कम बैक टू रशिया एंड टेक ओवर द प्लांट अगेन एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग रेनो व्हीकल्स ओवर देयर फॉर सेल इन रशिया. सो Russia-Ukraine crisis has really created a lot of problems for a lot of companies world over, not just Russian Ukrainian companies but a lot of other countries, because Russia is a big economy. Russia was a booming economy, और वहाँ पे आप बोलो कंपनीज़ को sanctions exit तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो कंपनीज चाहते ना चाहते भी they are finding it difficult to exit the Russian market. And more in the world of business, so Apple, which was the most valuable company in the world, has now been surpassed by Saudi Aramco. Why? Because oil prices have been shooting up. So piggybacking on these oil prices, Saudi Aramco after many years has become
the most valuable company in the world with a net worth of 2.43 trillion. 2.43 ट्रिलियन की बात करें तो इंडियन इकॉनमी के आसपास ही है, तो हमारी इंडियन इकॉनमी की जीडीपी जितनी है उस एक कंपनी की वैल्यूएशन उतनी है। तो अगर उस कंपनी को इंडिया में हम सब मिलके जितना पैसा जनरेट करते हैं पूरे साल में, वो उस कंपनी को बेचा जाए तो उतने ही पैसे मिलेंगे। बाकी अगर इंडिया की वैल्यूएशन देखी जाए तो हाँ उससे बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस इज़ द मनी वी जनरेट, जीडीपी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर सो मेनी अदर रिसोर्सेज, सो इंडिया इज़ अ मच मोर वैल्यूएबल कंट्री। बट हमें वो आदत पड़ जाती है उस तरह से इक्वेट करने की। So yeah, India also has a lot of potential. Let us exploit those, and these companies they'll naturally keep on growing and growing and getting bigger. And some companies are just getting excessively bigger than any of the other. And in many cases, you would realize कि इन companies की valuation दुनिया में ज़्यादातर देशों से ज़्यादा है. So उन countries की उतनी value नहीं है जितनी एक दो company की value है. But yeah, it's all a game of valuation, and it just keeps on happening. एंड श्रीलंका के बारे में तो आप सबको पता ही है, हमारे नेबर हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेरिबल इकोनॉमिक क्राइसिस, सिचुएशन वेरी बैड ओवर देयर. आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई जस्ट चेक्ड विद देम सम टाइम बैक. अंटिल देन थिंग्स वर फाइन, बट अब इकोनॉमिक क्राइसिस, अब तो समझ भी नहीं आता हाउ डू आई आस्क देम आर यू गाइज ऑल राइट और नो. बट it has worsened and worsened to the level that government is now forced to print currency. और जब आप करेंसी प्रिंट करते हो तो आप इन्फ्लेशन लेके आते हो. नाउ श्रीलंका इज़ रियली स्टेयरिंग एट हाइपर इन्फ्लेशन. करेंसी तो प्रिंट कर दोगे, लोगों के पास मनी सप्लाई आ जाएगी, बट अफोर्डेबिलिटी नहीं है, देर आर नो गुड्स, सो द प्राइसेस विल इंक्रीज एक्सटेंसिवली. देर इज़ नो सप्लाई ऑफ फ्यूल इन द कंट्री. कैन यू जस्ट इमेजिन? और बिना फ्यूल के तो चल ही नहीं सकती कंट्री. तो देर इज़ नो फ्यूल, विच विल मीन दैट the prices will skyrocket, there would be black marketing, there would be hoarding, and which will lead to hyperinflation, uncontrolled inflation, plus government money print kar rahi hai, which will increase the money supply in the market. So it's not really a solution, but the governor of the Sri Lankan central bank, he said we really don't have a choice. At least we have to pay money to our employees, to our government employees, and we are giving them Sri Lankan rupee, and the rupee is staying in the country, so it's not going out anywhere. So our exchange rates are not, anyways they are terribly hurt, but yeah, that is what it is. And there's a new prime minister also, Ranil Wickremesinghe, and he's taken over the reins of the government. Let's really hope that the country stabilizes, because as important it is for the stability of your country, आपके नेबर्स का स्टेबल होना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कंट्री के इकोनॉमी पे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है. और फाइनली एयर इंडिया को सीईओ मिल गए आफ्टर इल्कर आइची रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पोजीशन. Finally Tata Group found Campbell Wilson. He is coming from Scoot Air. Scoot Air सिंगापुर एयरलाइंस की सब्सिडरी है, लो कॉस्ट एयरलाइन है Scoot. So he is coming in from Scoot Air, and he will be joining, Campbell Wilson will be joining as the CEO and Managing Director of Air India. बस इतनी ही न्यूज़ है इसमें. Phew. And last but not the least, अरे ये कहाँ से आ गया? सॉरी. लास्टली ताइवान, यूएस ताइवान को पहले चाइनीज़ टेरिटरी लिखा जाता था, बट यूएस ने वो सारे जितने भी जहाँ जहाँ पे रेफरेंस था ताइवान का एज अ चाइनीज़ टेरिटरी, यूएस ने वो सारे हटा दिए हैं. एंड सो ताइवान, यूएस सेज ताइवान इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ चाइना, इट इज़ अ लीडिंग डेमोक्रेसी. सो यूएस हैज़ रिप्लेस्ड दैट विद अ पार्ट ऑफ चाइना विद अ लीडिंग डेमोक्रेसी. So US has started recognizing Taiwan as an independent country, and China is saying आप गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो. Just hope कि अब इधर कुछ ना हो. And Taiwan anyways is a very critical country in terms of world business. बहुत छोटा सा island है, but बहुत critical है, given their R&D, given their contribution to what they do in terms of world economy. आप मानोगे नहीं, majority of our equipments, our electronic equipments that are manufactured are Taiwanese companies. Some of them are Chinese, but many of them are Taiwanese companies also. It's a tiny island which is like heaven for electronic manufacturing, and their headquarters are in Taiwan. Their manufacturing facilities are spread out world over in India, Japan, China.
बट इमेजिन एक छोटा सा कंट्री और कितना मतलब पावरफुल है वो. तो आई जस्ट होप कि वहाँ पे ऐसा कुछ इशू ना हो जाए रशिया यूक्रेन जैसा. सो या, as of now, US is saying it's an independent country, and many countries are out there. Japan is supporting Taiwan, US is supporting Taiwan, Australia is supporting Taiwan, and saying we'll, if anything happens, we'll come to your rescue. Let's just hope that everything stays peaceful and nothing untoward happens. So, guys, these were some of the major news articles that happened in the last 2 weeks, and I wanted to cover. एंड इसके अलावा बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है और एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहो. वहाँ पे मॉक टेस्ट्स हैं, वहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स हैं, जो भी आप देख रहे हो हमने अभी डिस्कस किया, ये सब मैंने वहाँ पे अपलोड मैं शेयर करता हूँ, एंड द टीम अपलोड्स इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. So please stay active over there, it is super important. And apart from this, this is it. Bye from my side for now. Prepare well, and in case you have any doubts, any questions, please put it in the comments and I'll absolutely come back to you. Cool. So bye from my side. I'll see you guys very soon. Bye.